मित्रों नमस्कार। जैसा कि बहुत दफ़े हम आप सबसे कहते हैं कि हमारे जीवन के 2 ही एक तरह से भाग हैं। एक गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी से मिलने से पहले और एक उनसे मिलने के बाद। और मिलने के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ कि जब वो दैहिक रूप में साथ नहीं रहे, तो कोई बहुत बदलाव आया हो। वो जो सातत्य शुरू हुआ, वो लगातार का वो शाश्वत रहता है। वो ऐसा लगता है जैसे जीवन से परे की कोई बात हो। अब बनारस आना हुआ, तो वो भी गुरुदेव की कोई प्रेरणा और उनका प्रभाव रहा कि यहाँ कई मित्र हैं, वो बुलाते हैं, अपने पास ठहराते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं। और आज बड़े ही बड़भागी एक तरह से कहें तो वो अवसर रहा है कि गुरुदेव का विषय दर्शन रहा और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में हम हैं। और यहाँ के विभागाध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और हम आज उनसे कई तरह की जिज्ञासाएं हैं जो लगातार मन में थी, वो चाहेंगे कि उनसे उनकी पूर्ति कराएं। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले तो शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो है अद्भुत कार्य किया दर्शन के लिए। जो आपने हिम्मत सिन्हा जी का जो है जो उन पर तमाम कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत की, वो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय है। और वो उन कार्यक्रमों के द्वारा आपने फिलॉसफी को एक तरह से कहिए पूरे देश में बहस का केंद्र बना दिया। ऐसे ऐसे विषयों पर आपने जो है उनका साक्षात्कार लिया जो बहुत ही ज्वलंत विषय थे, और जिस पर एक दार्शनिक की क्या सोच हो सकती है उसको आपने लोगों के सम्मुख रखा। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं जो भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर के आप आएंगे और भी ढेर सारी जो कड़ियाँ हैं वो आप प्रस्तुत करेंगे जी। वस्तुतः जो है ये तो काशी है, यहाँ पर तो एक से एक शास्त्र के मर्मज्ञ और दार्शनिक लोग हैं। पूरे देश में भारत भूमि में एक से एक जो है वो दर्शन के आचार्य हैं, विद्वान हैं, जिनका शोध, जिनके विचार जो हमारे लिए लाभप्रद हो सकते हैं वो नहीं आ रहा है। तो उस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसा विश्वास है जो आप जो है ऐसे गुप्त कोशों को, खजानों को लोगों के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है दर्शन एवं धर्म विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। देखिए इस डिपार्टमेंट का इतिहास बहुत लंबा है। आपको यह सुनकर के आश्चर्य होगा जो विश्वविद्यालय के इतिहास से यह विश्वविद्यालय 100 साल से अधिक पुराना है और विभाग का इतिहास इस विश्वविद्यालय के इतिहास से भी पुराना है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो 1917 से जो विभाग जो है वो निरंतर प्रोफेसर बी अधिकारी 17 से 36 तक पी अधिकारी जी वो उसके पहले विभागाध्यक्ष थे। लेकिन मैं आपको बताऊं जो वस्तुतः डिपार्टमेंट फिलॉसफी डिपार्टमेंट का इतिहास उससे भी पुराना है। ये 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था और उसी के पाठ के रूप में ये जो है फिलॉसफी का अध्ययन जो है 1904 में ही शुरू हो गया था। और 1904 में अंबिका चरण वकील जो है वो पहले विभागाध्यक्ष थे। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे दर्शन विभाग का जो है इतिहास 1904 से है, विश्वविद्यालय के इतिहास से भी। और एक तरह से कहें तो चूंकि जो काशी है वो धर्म और दर्शन की ही नगरी रही है एकदम, तो ये बहुत ही स्वाभाविक शायद था कि सबसे पहला विभाग
दर्शन का या धर्म का या संस्कृति का उसको लेकर ही सामने आता है। हाँ, और वो एक अपने आप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी एक बड़े दर्शन का ही हिस्सा थी। ये तो जब महामना ने जब वो विचार धरती पे उतारा होगा तो वस्तुतः सबसे प्रमुख विभागों में से एक वो रहा है। तो बाकी इसकी यात्रा फिर किस तरह से आगे बढ़ती है उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। और 1917 में स्थापना के बाद से ही ये विभाग जो है आरंभ हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोफेसर पीवी अधिकारी जी वह इसके पहले विभागाध्यक्ष थे 1917 से लेकर के 1936 तक। और उसी समय से फिर जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज से का जो बिल्डिंग जो है वो कमुच्छा में था, वो आकर के जो है आ गया बीएचयू में 1921 में। और वहाँ जो है अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ और फिलॉसफी का अध्ययन जो है वो शुरू हुआ। फिर जो है पहली डीलिट जो है वो बीएचयू की पहली डीलिट यहीं पीवी अधिकारी जी के अंडर में ही, वो आप देख सकते हैं नाम जो है, जो हमारे यहाँ तीसरे विभागाध्यक्ष रहे, ये भीखन लाल आत्रेय जी, बहुत बड़े विद्वान थे। पुराने लोग कहा नहीं जा सकता, योग वासिष्ठ पे उनका काम था। वो पहली डीलिट थी। और भूतपूर्व उनका कार्य है भारतीय आचार शास्त्र पे, इंडियन एथिक्स पे और योग वासिष्ठ पे। तो उनका कोई ग्रंथ का आपको नाम ध्यान आता है एकदम से? पीवी ये जो बीएल आत्रेय जी हैं, उनकी पुस्तक जो है वो भारतीय नीति शास्त्र जो है जी, वो अत्यंत जो है प्रतिष्ठित है। और योग वासिष्ठ पर जो उनका काम है वो तो बहुत ही समझ जाइए सर्वविदित है, जिस पर उनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। तो अधिकारी जी, पीवी अधिकारी जी टैगोर के अत्यंत आत्मीय थे। बहुत ही वो एक तरह से कहिए उनसे बहुत ही आत्मीय संबंध था। बल्कि पीवी अधिकारी जी के परिवार से, उनकी बेटियों से, रानू आदि से भी टैगोर जी का बहुत ही, जो रानू का नाम आप जी बिल्कुल, हम वो कहानियों में, तो वो जो है वो पीवी अधिकारी जी की बेटी थी। उसके बाद फिर जो है वो उसी समय एसी मुखर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ थे, जो बाद में इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और उनको जो है अभी हाल में ये गारफील्ड की पुस्तक आई है, उसमें उसने कहा जो प्लेटो आप इलाहाबाद। वाह तो वाह। ऐसे एसी मुखर्जी जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उसके बाद फिर जो है ये एसके मैत्रा, वो अधिकारी जी, पीवी अधिकारी जी के बाद जो है वो विभागाध्यक्ष हुए, जब वो पीवी अधिकारी रिटायर हुए 1936 में। और एसके मैत्रा वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक तरह से कहिए श्री अरविंद को एकेडमिक जगत में इंट्रोड्यूस किया। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू अरविंदोज फिलॉसफी। तो श्री अरविंद जो है वस्तुतः योगी थे, शुरू में स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनकी स्वीकृति एकेडमिक फिलॉसफी में हो या न हो, तो ये जो एसके मैत्रा ने वो इंट्रोडक्शन टू अरविंदो फिलॉसफी ने लिखा। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा, ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन, पहले आप बताइए, हमारा डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन है। और किस प्रकार से फिलॉसफी और रिलीजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इसके 100 साल से अधिक के इतिहास में देखा जा सकता है। तो एसके मैत्रा जी ने वो शुरू किया। और अरविंदो स्टडीज का ये एक बहुत बड़ा पीठ है, समझ जाइए, हमारा डिपार्टमेंट। और कंपैरेटिव रिलीजन का, और ये अद्वैत वेदांत का, महायान का, इन सब दर्शनों के अध्ययन का तो पीठ है ही। काश्मीर शैव दर्शन या जो है तांत्रिक दर्शन, जिसको तंत्र का जो दर्शन कहते हैं, उसकी एक बड़ी परंपरा तो रही है, जो से अरविंद के अध्ययन की भी। एसके मैत्रा जो है उन्होंने अरविंद पे काम किया। फिर उन्होंने आर.एस. मिश्रा जी, वो भी यहाँ पे हेड रहे, बहुत ख्यातिलब्ध विद्वान थे। आर.एस. मिश्रा जी ने उनके कार्य को बढ़ाया और इंटीग्रल अद्वैतिज्म ऑफ श्री अरविंदो लिखा। तो श्री अरविंद को जो है
बहुत एकेडमिक फिलॉसफी में इस्टेब्लिश करने का श्रेय जो है एस.के. मैत्रा जी को जाता है। बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें अभी आपने इस तरह से तंत्र का जिक्र किया, शैविज्म का जिक्र किया कि जो लोक के भीतर उनकी आस्थाएं हैं या परंपराएं हैं, उसको किस तरह से अकादमिक एक तरह से जामा पहनाया जाए, उनको एक दर्शन की फॉर्म में रखा जाए, तो ये कैसे हो पाता है कि एक तो बंधी बंधाई वो अकादमिक शैली और ये ठेठ परंपरा से प्राप्त ज्ञान की शैलियां, तो इन दोनों का समुच्चय यहाँ पर कैसे संभव हो पाता है? यही इसलिए जो है यही तो इस विश्वविद्यालय की और विशेष रूप से हमारे डिपार्टमेंट की विशेषता है। जो परंपरा है, जो हमको परंपरा में जो थाथी मिली है, उसको हम वो जो है यथावत जो है अभी तक जो है बरकरार रखे हैं, और जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो पद्धति है उससे उसका समायोजन भी समय समय पर हम लोग करते आए हैं। अब ये जाहिर है, यह जो विश्वविद्यालय है वो काशी में है, तो काशी के बड़े बड़े पंडितों का हमको लाभ मिलता रहता है। आपके ये हमारा जो विभाग है ये कला संकाय में आता है, ह्यूमैनिटीज भी कह सकते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ठीक इसके बगल में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, ओरिएंटल लर्निंग की जो है वहाँ पर जो है वो प्राच्य विधि से जो है वो परंपरागत विधि से वहाँ पे संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है। वहाँ के विद्यार्थियों को जो है वो शास्त्री और आचार्य की डिग्री अभी भी मिलती है, और वहाँ आप जाएंगे विभाग में तो अभी भी वो लोग नीचे गद्दे पर बैठते हैं। हम जरूर कहेंगे आपको, जो आप वहाँ भी अवश्य। तो तंत्र की एक बहुत बड़ी वहाँ पर परंपरा वहाँ है। तो तंत्र की या नानाविध जो है शास्त्रीय ग्रंथों को परंपरा से जैसे पढ़ाया जाता है, उसकी पद्धति वहाँ पर जो है वर्तमान है। जैसे आपने तंत्र की बात की, तो वो 20वीं शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र के आचार्य हुए हैं वो या कश्मीर शैव दर्शन के वो पंडित रामेश्वर झा जो है वो वहाँ पे थे, और काशी में तो गोपीनाथ कविराज रहे, और केसी पांडे जो है वो यहाँ नहीं थे, वो लखनऊ में थे, कांति चंद पांडे जी। तो इन तीनों का जो है नाम, उसके अतिरिक्त अमृतबाग वहाचार्य हैं, इन लोगों के नाम के बिना जो है 20वीं शताब्दी में कश्मीर शैव दर्शन या तंत्र के इतिहास को नहीं समझ। सच में ये सब बातों को सुनते हुए ये लगता है कि वास्तव में विश्वविद्यालय का जो भारतीय एक तरह से संस्करण होना चाहिए उसका एक आदर्श स्वरूप है। लोग यहाँ इसको देखें, जानें और अपने अपने विश्वविद्यालयों में इस प्रयोग को दोहराएं। तो अच्छा, जो हम अभी सीरीज पे चल रहे थे उसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो फिर आप कौन सा नाम पाते हैं जिन्होंने इस विभाग को संभाला, आगे बढ़ाया और अपनी परंपरा कायम की? अब वो ऐसा है, जो एस.के. मैत्रा के बाद जो है बी.एल. आत्रेय साहब, जो भी मैंने बताया, ये वासिष्ठ पर जिन्होंने काम किया था या भारतीय आचार शास्त्र पर जिन्होंने काम किया था, उनके बाद प्रोफेसर टी.आर.बी. मूर्ति जो है वो यहाँ पर विभागाध्यक्ष हुए आत्रेय साहब के बाद। और आप जानेंगे टी.आर.बी. मूर्ति की जो पुस्तक है सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, वो जॉर्ज बर्च ने कहा जो 20वीं शताब्दी के में जो दर्शन की किताबें लिखी गई उसमें वो अन्यतम है। हो। तो माध्यमिक दर्शन को अगर समझना हो, माध्यमिक बुद्धिज्म को, तो बिना इस सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को जाने नहीं समझा जा सकता है। और ये टी.आर.बी. मूर्ति जो है वो उन्होंने राधा कृष्णन के अंदर में काम किया था, यहीं पर माध्यमिक डायलेक्टिक पर उन्होंने काम किया, और बाद में वो जो है उनका जो वो डिलीट किया उस पर, तो उन्होंने उनका जो शोध प्रबंध है वह एल.एन. अनविन ने उसको जो है वो प्रकाशित किया, जो सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। और अब तो ये चूंकि कॉपीराइट का समय निकल गया है, तो अब नानाविध प्रकाशनों से ये जो है लगातार छप रहा है। तो अद्भुत है वो पुस्तक, जो है एक तरह से कहिए
उसमें शून्यवाद और नागार्जुन के कमाल दर्शन है। की अद्भुत व्याख्या है। अच्छा, इसमें गुरुदेव एक और चीज, जब भी मतलब बुद्धिज्म के बारे में सुनते हैं और विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ की बात चलती है, तो वर्तमान में एक तरह से दो तरह से बुद्धिज्म को देखा जाने लगा है। एक ऐसी भ्रांति पता नहीं कैसे खड़ी होती चली गई कि ये एक दूसरे को काटती दो धाराएं हैं, पर यहां पर उनका समन्वय दिखता है। और जितनी गंभीरता से बुद्ध को यहां पर लिया गया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो बुद्ध के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनको यहां से फिर वो चीजें सीख कर जानी पड़ती हैं। तो ये जो एकीकरण का जो मामला है बुद्धिज्म और सबका सब, तो ये तो पूरा का पूरा एकीकृत विचार का भारतीय पद्धति है। पर बाहर देखें, कुछ और तरह से देखें, इससे बाहर निकल कर देखें, तब ये लगता है कि अलग अलग विचार हैं। तो ये जो वैविध्य है, कई लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य में डालने वाला भी होता होगा, पर उसका बहुत सुंदर समन्वय यहाँ पर है। ऐसा है, जो भारतीय चिंतन की जो धारा रही है वो समन्वय की ही धारा रही है। इस बात को लोगों को समझना होगा। जो हम लोग जो है एक तरह से कहिए, जो लोग अधूरी समझ रखते हैं, एकांगी समझ रखते हैं, वो आपस में इन दर्शनों में विरोध देखते हैं। वस्तुतः इस तरह का विरोध है नहीं, और कहिए इस भारत भूमि का ही प्रभाव है, जो यहाँ से शुरू से ही नानाविध विरोधी धाराएं आई, लेकिन उसको इसने जो है अपने में समा लिया। सम्मिश्रण होता चला। तो अद्भुत ये जो है, और ये प्रोसेस ही है। ये तो मूर्ति साहब ने तो उसी पर काम ही किया, जो डायलेक्टिक है। अच्छा। तो उसका तो प्रोसेस ही है ये। केवल मतलब हेगल जो है वो समन्वय की बात करता है, लेकिन वो जो है एक तरह से कहिए केवल वैचारिक स्तर तक सीमित है। केवल वो आइडियलिस्टिक जो है वो कंसेप्ट है उसका। और यहाँ जो है वास्तविक समन्वय आपको दिखाई वो पड़ेगा, धरातल पे वो जीते हैं। जो हम लोगों ने किया। और ये मैं आपको बताऊं, इस मामले में जो अतीत में यहाँ भी जो है विभिन्न दार्शनिक या कहिए उपासना पंथों में या धार्मिक संप्रदायों में जो है वह मतभेद रहा। मतभेद बहुत मतलब एक तरह से कहिए सीमा से अधिक भी रहा। लेकिन किस प्रकार से हम लोगों ने उसको एसिमिलेशन हुआ उसमें, वो जो है वो अद्भुत प्रयोग है। तो इसलिए हमको तो पूरा विश्वास है, जो भविष्य में जो है वह हम जो और मतलब जो है एक तरह से कहिए इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ भी जो है एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करेंगे। और जो है भारत जो है वह लोगों को रास्ता दिखाएगा, एक आदर्श प्रस्तुत करेगा, निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगा। तो हम आगे अगर बढ़ें, क्योंकि बड़ी लंबी श्रृंखला है, और तो उसमें आप क्या आगे उसमें बताना चाहेंगे? तो एक परंपरा तो आपको बताइए, श्री अरविंद के अध्ययन की परंपरा रही है, जिसमें आपको बताया गया जो क्या कहते हैं प्रोफेसर एस.के. मित्रा, फिर प्रोफेसर आर.एस. मिश्रा, अभयचंद भट्टाचार्य का यहीं पर काम था। फिर प्रोफेसर यूसी दुबे सर थे, वो भी विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने अरविंद पे काम किया। प्रोफेसर एस.पी. पांडे जी थे, उन्होंने अरविंद एक जो है वो शून्यवाद या नागार्जुन या कहिए जो है उसकी धारा रही है, बौद्ध दर्शन की धारा रही है, जिसमें जो है टी.आर.बी. मूर्ति रहे हैं। फिर उनके टी.आर.बी. मूर्ति के निर्देशन में ही जो है प्रोफेसर ए.के. चटर्जी, जिस तरह से टी.आर.बी. मूर्ति की पुस्तक जो है वह माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद के दर्शन को समझने के लिए जो है वह मानक ग्रंथ है, अन्यतम पुस्तक। उसी प्रकार से योगाचार आइडियलिज्म को समझने के लिए ए.के. चटर्जी जी का जो ग्रंथ है योगाचार आइडियलिज्म, वो और योगाचार आइडियलिज्म वो जो है क्या कहते हैं टी.आर.बी. मूर्ति के, तो राधा कृष्णन के अंडर में काम किया टी.आर.बी. मूर्ति में, और उन्होंने सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म जो है वो लिखा। और ए.के. चटर्जी ने जो है वह काम उन्होंने काम किया टी.आर.बी. मूर्ति। उसी तरह से ए.के. चटर्जी और क्या कहते हैं के अंडर में ही एक यहाँ प्रोफेसर थे अभिमन्यु सिंह जी, उन्होंने काम किए शुरू किया जो है अभिधर्म पे। एक 30 अभी जो आपने बताया ना जो नानाविध जो है बौद्ध मत हैं जी, तो वो एक तीसरा जो है जो अभिधर्म एक कॉजलिटी पर उन्होंने काम शुरू किया, और 27 साल तक वो काम नहीं कर पाए।
तो अंत में जो है उन्होंने मतलब चटर्जी जी जो है ये रिटायर हो गए, तो फिर अंत में उनका काम जो है वो हुआ और विधर्म थ्योरी ऑफ कॉजैलिटी पे उन्होंने किया। तो बौद्ध धर्म की जो 3 महत्वपूर्ण धाराएं जो आविधर्मिकों की और क्या कहते हैं आप कहिए माध्यमिकों की और योगाचार की, वाह जो सर्वास्तिवाद और विज्ञानवादी और शून्यवादी, और जो आपने कहा ना अभी जो ये परस्पर एकदम विरोधी, स्वयं कल ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, शंकराचार्य ने तो वहां पर जो है खंडन किया, कहा जो ये तो एकदम परस्पर विरोधी मत है, इसका कैसे इस प्रकार से जो है तो उन्होंने उसको लेकर के आलोचना भी की वहां पर, क्या कहते हैं तो और वैसे भी मतलब मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक ट्रेंड रहा है एक तरह से कि कैसे फिर जो महायान है वो वैष्णवों की तरह से होता जाता है, और जो अद्वैतवादी हैं वो किस तरह से फिर वो बुद्धिज्म से शून्यवाद के सिद्धांत लेके फिर नई तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो लगातार एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहा। निश्चित रूप से चलता रहता है। कोई देखिए अगर कोई विचार जो है सत्य है तो वो खत्म नहीं होने वाला है। तब क्या हुआ, अगर बौद्ध धर्म में कुछ सच्चाई थी तो बौद्ध धर्म में सच्चाई थी, इसको कोई नहीं नकारेगा, तो वो सच्चाई थी तो फिर बौद्ध धर्म खत्म कैसे हुआ? तो जो लोग समझते हैं बौद्ध धर्म खत्म हो गया वो लोग गलत। बौद्ध धर्म के उन सारे सिद्धांतों को हिंदू धर्म ने स्वीकार कर लिया, तो फिर इस देश में उसकी जो है कोई प्रासंगिकता अलग से नहीं रही। नदियां मिल के बड़ी-बड़ी महानदी मिलती है। पिछली शताब्दी में जो आर्य समाज का जो आंदोलन था वो अद्भुत आंदोलन था और उसने हिंदू समाज को बहुत झकझोरा। आज आर्य समाज का आंदोलन लगभग समाप्त, क्योंकि जो कुछ आर्य समाजी हो केवल नाम मात्र जो एक तरह से कहिए वो परंपरा से उसको जो है उससे अपना उसमें वो तेजस्वीता कहीं नहीं वो नहीं है। तो वो ऐसा क्यों है वो अद्भुत आंदोलन? क्योंकि जो महर्षि दयानंद या आर्य समाज का जो भी एजेंडा था, जो भी उन्होंने अच्छी बातें की, वो नारी शिक्षा को लेकर के, लोगों की शिक्षा को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, जो जातीय जो भेदभाव है उसको लेकर के, उन सारी चीजों को व्यापक हिंदू समाज ने, नहीं तो उस समय सनातनी और समाजी अलग अलग होते जी। तो उस सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो सनातन धारा है उसने उसको स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह से जो है ये जो बौद्ध धर्म जो है उसकी सारी बातें आपको ये दिखाया जा सकता है जो किस प्रकार से शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर वो पूरा का पूरा प्रभाव है जी। जो उन शंकराचार्य के जो गुरु थे ये गोविंद पाद और उनके गुरु थे गौड़पाद, तो परम गुरु थे गौड़पाद। गौड़पाद की रचना है मांडुक्य कारिका। यह जो मांडुक्य कारिका है वह समझ जाइए उसमें न केवल जो है ये माध्यमिक कारिका जो नागार्जुन की है, नाम भी जो है अच्छा माध्यमिक कारिका, तो माध्यमिक कारिका का जो सिद्धांत है वह और साथ साथ जो योगाचार का जो सिद्धांत है वह, ये दोनों हमको प्राप्त होता है। वाह। हालांकि इन लोगों का कहना है जो उसमें जो है विचारकों का मतभेद है, जो कुछ लोगों का कहना है जो ये उपनिषदीय ढंग का जो है ये उनका चिंतन है, इसको जो है बहुत चिंतन से नहीं, लेकिन वास्तव में प्रभाव देखा जा सकता है, खासकर जो है उसके चौथे प्रकरण में। वाह। तो अलाशांति प्रकरण में जो है वो ढूंढा जा सकता है जो कहाँ कहाँ समानता जो है वो माध्यमिक कारिका से है, तो कहाँ जो है वसुबंधु के विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि से है, तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो समन्वय की धारा रही है वो बौद्ध। अरे कश्मीर के इतिहास को देखिए, कश्मीर में जो है शुरू में वो रहे आपके वैभाषिकों, कश्मीर वैभाषिकों का जो है उल्लेख आता है आज से 2000 साल पहले के ग्रंथों में, मतलब वो एक स्कूल के रूप में था, कश्मीर वैभाषिक ऐसा बोलते हैं, तब अंदाज कर लीजिए जो कश्मीर की क्या परंपरा रही। तो वैभाषिक है, फिर वैभाषिकों ने जो है वो अपना मतांतर किया, तो उन्होंने महायान के बिलीफ्स को स्वीकार किया। फिर किस तरह से महायान जो है वो ट्रांसलेट होता है कश्मीर से दर्शन,
ये देखने वाली बात वाह। है। और वास्तव में देखा जाए तो कश्मीर शैव दर्शन वो तो ये जो वह भी अब आगे क्या होता है उसको वो भी देखा जा सकता है। हम्म, अगर हम लोग उसको सकारात्मक ढंग से देखें जी जी तो वहाँ के लल्लद आदि की जो परंपरा है जी। उस परंपरा में जो है उसको देखा जा सकता है, जो किस प्रकार से वह नए मत से या नए उपासना पंथ से अपना वाह समन्वय स्थापित कर जी। रही है। तो एक गुरुदेव, ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी जब यहाँ पे उनका कार्यकाल क्या रहता है, और उनकी अपनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रही दर्शन की, उसके पीछे क्या आधार रहा, और क्या उनका प्रभाव किस किस तरह से इस विभाग में एक तरह से परंपरा के रूप में फिर आगे बढ़ा? अब ऐसा है, जो राधा कृष्णन यहाँ ऑनरेरी प्रोफेसर जो है वो 1927 में ही नियुक्त हो गए थे ऑनरेरी प्रोफेसर के रूप में। 1939 में वो यहाँ पर वाइस चांसलर होकर के आए, लेकिन उससे पहले ही वो ऑनरेरी प्रोफेसर थे। और बाद में उनके लिए ही जो है बड़ौदा के स्टेट ने महाराज सयाजी राव गायकवाड़ चेयर जो है फॉर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो जो है स्थापित किया, जो यहाँ से जुड़े रहे। तो ये इस डिपार्टमेंट में वो उसी सयाजी राव गायकवाड़ प्रोफेसर ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो चेयर जो है स्थापित किया गया था, उसके वो प्रोफेसर है, और उसमें 3 फेलोशिप भी रही। तो यहाँ कई लोगों ने उसमें काम किया, जैसा कि अभी पीछे बताया गया, जो टीआरबी मूर्ति का महत्वपूर्ण काम उन्हीं के निर्देशन में हुआ। फिर आर.के. त्रिपाठी, एक अद्वैत की परंपरा उसी तरह से रही। भी मैंने आपको महायान की परंपरा बताई इस विभाग की, या श्री अरविंद के अध्ययन की परंपरा बताई, अद्वैत की भी इस विभाग की जबरदस्त परंपरा रही। तो वो आर.के. त्रिपाठी जी, उन्होंने उनके अंडर में जो है डिलीट किया, वो स्पिनोजा इन द लाइट ऑफ वेदांत करके किताब थी। और फिर ये अद्वैत परंपरा जो है वो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर आर पांडे थे, तो वो परंपरा इसी रूप में जो है वो चलती रही। तो राधा कृष्णन का जो एक तरह से कहिए, ये विभाग जो है वो राधा कृष्णन का ही है, हम लोग समझते हैं। और यहाँ की जो ज्ञान परंपरा है उसके वो आदि गुरु कहे जा सकते हैं। वो और हालांकि जो टीआरबी मूर्ति हैं, या ए.के. चटर्जी हैं, या और दूसरे आचार्य, उन पर जो है, या आर.के. त्रिपाठी पे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य एक दूसरे दार्शनिक हैं, जो केसी भट्टाचार्य, उनका प्रभाव रहा है। लेकिन राधा कृष्णन का भी उतना ही प्रभाव रहा है। जैसा कि जो है टीआरबी मूर्ति पे एक किताब है हेरोल्ड कवर्ड की, उसमें उसने दिखाया है इस बात को। तो जो केसी भट्टाचार्य जी का आपने नाम लिया, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमें, किस तरह से उनके बारे में तो हम यही बताएंगे, जो केसी भट्टाचार्य की जो परंपरा है वो कहाँ जीवित है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यों ने जितना कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के दर्शन को समझा, उतना जो है शायद दूसरे लोग नहीं समझे। ये क्योंकि जो यहाँ जो भी मैंने बताया, जो क्या कहते हैं सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, टीआरबी मूर्ति की रचना जो है वो रची गई, या ए.के. चटर्जी की योगाचार आइडियलिज्म, या जो है कश्मीर शैव दर्शन पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कमलाकर मिश्र जी की, वो है कश्मीर शैविज्म द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ तंत्रिज्म करके, या एलन शर्मा जी की वो कश्मीर शैविज्म पे बहुत महत्वपूर्ण। तो कश्मीर शैविज्म की भी यहाँ पे एक धारा रही जी। तो ये इन तीनों जो धाराएं, यानी कि जो है माध्यमिक या शून्यवाद की जो धारा रही है टीआरबी मूर्ति में, या ए.के. चटर्जी में जो रही है
योगाचार विज्ञानवाद, या कहिए आप ये कमलाकर मिश्र और एलन शर्मा, तो वस्तुतः ये लोग जो है ऐसा है जो केसी भट्टाचार्य की जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहिए उनके चिंतन का जो सबसे, खैर वो तो अथाह है उनका, उनके बारे में कहना जो यही उनका चिंतन है, लेकिन अपने जीवन के बाद के दिनों में जब वो विशेष रूप से जो अमलनेर में जब वो डायरेक्टर थे जी, तो अमलनेर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी है, अद्भुत है वो। आप कभी उस पर जो है हम आपको कहेंगे अलग से जो है जी, क्योंकि 20वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन का इतिहास जो है वो जिस प्रकार से ये बीएचयू के दर्शन विभाग के इतिहास को जाने बिना नहीं लिखा जा सकता है, जी, उसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी अमलनेर उसको जो है जाने बिना नहीं लिखा जा सकता है। अद्भुत रहा है वो। यहाँ केसी भट्टाचार्य जिसके पहले डायरेक्टर थे, और वहाँ जो है टीआरबी मूर्ति 7 साल फेलो रहे, जो यहाँ जिनकी बात हुई। वहाँ आर के त्रिपाठी जी फेलो रहे, वहाँ हरिमाधव चिंगले विभाग से जुड़े हैं वो फेलो रहे। तो उन केसी भट्टाचार्य की का एक महत्वपूर्ण लेख है एब्सोल्यूट एंड इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स, जो उन्होंने 1933 के इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के में प्रेसिडेंशियल लेक्चर के रूप में भाषण में दिया था। बाद में वो जो है जर्नल ऑफ फिलोसफिकल क्वार्टरली है जो प्रकाशित होती है इंडियन, उस समय प्रकाशित होती थी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी अमलनेर से, तो वहाँ वो 1934 में प्रकाशित थी। आप जानते होंगे, आप तो दर्शन के में रुचि रखते हैं, एब्सोल्यूट एंड इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो यही जो है केसी भट्टाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो वो एब्सोल्यूटिज्म के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को प्रस्तुत करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। वो जो ये जो उनकी अवधारणा है जो अनेक ढंग का निरपेक्ष हो सकता है, तो वो क्यों हम सोचते हैं जो एक ही तरह का अद्वैत दर्शन हो सकता है, जो है एक अद्वैत दर्शन जो शंकराचार्य प्रस्तुत करते हैं, जो नागार्जुन का जो शून्य है शून्यवाद, वो भी शून्याद्वैत, जो योगाचार्य का जो दर्शन है विज्ञानवाद, वो भी वस्तुतः विज्ञानाद्वैत, ये जो काश्मीर शैव दर्शन का वो भी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो है एब्सोल्यूटिज्म के फॉर्म है, ऐसी अवधारणा थी केसी भट्टाचार्य। उसको यहाँ जो है यहाँ के आचार्यों ने जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में उसको उतारा। जैसे जो है टीआरबी मूर्ति ने जो है वो माध्यमिक या कहिए जो है माध्यमिक एब्सोल्यूटिज्म को प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है योगाचार्य एब्सोल्यूटिज्म को प्रस्तुत किया, क्या कहते हैं, तो कभी उस पर चर्चा होगी बाद में, जो किस प्रकार से केसी भट्टाचार्य का जो दर्शन है उसको, इसमें वस्तुतः केसी भट्टाचार्य जो है वो चेतना के जो है 3 अलग अलग जो है वो प्रकार होते हैं, आप समझिए ऐसे, जो नोइंग, फीलिंग और विलिंग कॉन्शसनेस के ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो नोइंग फॉर्म्स का जो एब्सोल्यूट बनेगा वो अलग ढंग का होगा, जो विलिंग फॉर्म का होगा वो अलग होगा, फीलिंग फॉर्म का जो होगा वो अलग होगा। तो किस प्रकार से भारतीय दर्शन के इतिहास में ऐसा देखा जा सकता है, तो ऐसा जो है यहाँ के आचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया। और वास्तव में ये जिस तरह से काशी के बारे में कहते हैं कि अनंत है, और कोई व्यक्ति ये दावा कर ले कि उसने एक बार आके या 2 बार आके काशी को देख लिया तो उसका वहम भर है, तो ऐसा ही हमें लगता है कि इस विभाग की भी जो परंपरा रही है बहुत विस्तृत है वो। अगर उस परंपरा को कोई व्यक्ति जान ले तो अपने आप में भारतीय दर्शन की समूची परंपरा को वो जानने का अधिकारी हो जाए। बहुत ही। तो एक तरह से प्रथम दर्शन कह लें गुरुदेव के, उनका चरणों में बैठने का ये अचानक से अवसर मिला ये कह लें, और हम चाहेंगे कि बारंबार काशी आएं और विभाग में आके गुरुदेव से हम बात कर सकें। और जिस तरह से गुरुदेव आपने शुरू में बात कही थी कि हम और विद्वानों से बात करें, तो इसमें आपसे भी और बाकी सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि हम एक सामान्य स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, मतलब विधिवत दर्शन के विद्यार्थी भी नहीं। तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि वो अगर कभी भी हमें जुड़ना चाहे, हमें कुछ बताना चाहे, हमें कुछ भेजना चाहे, तो उसे जरूर हम बैठना उनके पास, रिकॉर्ड करना, पब्लिश करना, जो हमसे हो सकता है सामान्य संसाधनों में वो जरूर करना चाहेंगे।
तो इसमें सबकी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद चाहिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आप अद्भुत काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो आगे भी ये करते रहें। प्रणाम गुरुदेव।